इस कोरोना को लेकर एक बड़ा संकट हमारे बीच में मौजूद रहने वाला है। अगर हम ये कामना करते हैं कि वो बहुत तेज़ी के साथ न बढ़े, तो अभी कम से कम वो कुछ दिन के लिए रहने वाला है। इसलिए कोरोना के बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। ख़ास तौर से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हैं, उनके लिए ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि ये कोरोना क्या है। कोरोना एक वायरस का नाम है। ये नया वायरस नहीं है, ये काफ़ी पुराना वायरस है। ये कुछ साल पहले केरल में आया था निपाह के नाम से। वायरसों के साथ ये होता है कि वो अपना स्वभाव और अपना रूप बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं इसके बारे में अपन बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन रूप और स्वभाव अपना बदलते रहते हैं और उस बदलते हुए रूप और स्वभाव की वजह से वो ज़्यादा घातक और ज़्यादा सांघातिक होते चले जाते हैं। कल संध्या जी ने ये बताया था कि उनके एक डॉक्टर मित्र ने उनको ये जानकारी दी कि ये कोरोना वायरस के वजन का पता लग गया है। ये कोविड-19 है, ये कोरोना वायरस 19 है, 2019 में चूंकि इसका मालूम पड़ा है, इसलिए इसका वजन मालूम पड़ गया है। और संध्या जी कल ये बता रही थी कि इसका वजन है 0.85 ऑटोग्राम। हम किलोग्राम तक जानते हैं, हम ग्राम तक जानते हैं, क्योंकि उनका वास्ता पड़ता है हमसे। हम दूसरे ग्राम की भी नस्लें जानते हैं। एक बहुत ही छोटे ग्राम का नाप होता है जिसको कहते हैं नैनोग्राम। ये ऑटोग्राम है। ये ऑटोग्राम का वजन कितना है इसको उन्होंने कल बताया था कि ये 0.85 ऑटोग्राम का है। एक ऑटोग्राम, जो गणित समझते हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि एक ऑटोग्राम का मतलब है 10⁻18 ग्राम, 10⁻⁻18। जब एक व्यक्ति में ये जाता है, कल वो बता रही थे, कल एक व्यक्ति में जब ये संक्रमण होता है तो एक साथ उसमें करीबन 70 अरब वायरस संक्रमित होते हैं। और अगर पूरी दुनिया भर में 2 लाख लोग इससे संक्रमित हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कुल मिलाकर 1 ग्राम वायरस था जिसने इस पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया। ये है वो कोरोना का वायरस। हजारों अरब वायरस इस वक्त पूरे वातावरण में विद्यमान है। सैकड़ों अरब वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं। उनमें से कईयों की वजह से हमारा शरीर जीवित है। इतनी बड़ी संख्या में वो वायरस मौजूद है। लेकिन सारे वायरस खतरनाक नहीं है, सारे बैक्टीरिया खतरनाक नहीं है। ये कोविड वायरस खास तौर से खतरनाक है। और ये किस तरीके से असर करता है, ये जब नाक के जरिए या जो हमारा छींकते हैं हम, तो छींकने के जरिए ये बाहर निकलता है। हमें छींकते वक्त लगता है कि जैसे हमने कुछ नहीं किया, लेकिन डॉक्टर्स ये बताते हैं, वैज्ञानिक लोग ये बताते हैं कि जब हम एक बार छींकते हैं तो एक बार की छींक में या खांसने में 3000 के करीब वायरस या बैक्टीरिया या पार्टिकल्स, कण हमारे मुंह से निकलते हैं। वो जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें पानी भी होता है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें वायरस भी होते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं। तो ये वायरस जब निकलता है एक खांसी में, इसीलिए कहा जाता है मुंह पर मास्क बांध कर रहिए, ताकि सामने वाला अगर खांस देता है या छींक देता है तो कम से कम आपका बचाव हो सके। अगर आपको खांसी या छींक आती है तो आपके जरिए वो वायरस न फैल पाए, इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि मास्क पहनिए। ये वायरस जब पहुंच जाता है शरीर के अंदर तो ये खास तौर से हमारे जो सांस लेने का जो हिस्सा है, उस सांस लेने के हिस्से को और हमारे फेफड़ों को जाम कर देता है। सांस लेने की वजह से जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और उस तकलीफ की वजह से एक ऐसी स्थिति आती है कि वो पूरी तरीके से जाम कर देता है। उसकी वजह से इन्फेक्शन भी होता है, बुखार भी आता है, लेकिन वो जाम होने की वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं। और अगर समय पर उपचार न मिले तो सांस न ले पाने की वजह से मृत्यु तक होने की आशंका रहती है। अभी इसकी कोई दवा नहीं है। अभी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनका उपचार करने की कोशिश की जाती है, और जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वेंटिलेटर के जरिए कृत्रिम तरीके से आपको सांस दी जा सके। और इस बीच में जो इसकी उम्र होती है 15 दिन 17 दिन,
जब तक ये नहीं जाता तब तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है, और जब ठीक हो जाते हैं तो वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं, अनेक लोग बाहर आ चुके हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि इसके इलाज के लिए, इसको ठीक करने के लिए, चूंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रामाणिक चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास सबसे बेहतर चीज़ है कि हम इससे बचने की कोशिश करें। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हाथ धोए जाने चाहिए, ये जो वायरस है, ये वायरस दरअसल एक प्रोटीन का अणु है, और प्रोटीन का अणु के चारों तरफ फैट की एक परत लिपटी हुई है, चर्बी की एक परत लिपटी हुई है। चर्बी मतलब मोटे तौर पर हम जो तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो घी का इस्तेमाल करते हैं, जो मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही चर्बी कहा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जब हमारे हाथों में तेल लगा होता है, जब हमारे हाथ में घी लग जाता है, तब हम सबसे ज़्यादा उसको साफ करने का बेहतर तरीका है कि हम उसको साबुन के साथ धोएं, जिससे वो चर्बी बहुत जल्दी छूट जाती है। इसीलिए 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने की बात कही जाती है कि 20 सेकंड तक साबुन से जब हम हाथ धोते हैं तो बहुत सारे झाग पैदा होते हैं, और जब बहुत सारे झाग पैदा होते हैं तो इसकी ये जो चर्बी की परत जिसमें ये लिपटा हुआ है, उस चर्बी की परत टूट जाती है, और जो प्रोटीन का अणु है वो पानी में बिखर जाता है, और इसके वायरस का रूप समाप्त हो जाता है, इसकी सांघातिकता समाप्त हो जाती है, ये अस्तित्वहीन हो जाता है। तो मास्क लगाने और साबुन से हाथ धोने वाली बात की एक वैज्ञानिकता है। ये थाली बजाना या ताली बजाना या शंख बजाना या मोमबत्ती जलाना, इस तरीके के फालतू के अंधविश्वास नहीं है, इसकी एक वैज्ञानिकता है। और इस वैज्ञानिकता को एक छात्र आंदोलन के सदस्य के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, एसएफआई के वॉलंटियर्स का, कि वो लोगों के बीच में इस जानकारी को लेकर जाएं, सैनिटेशन के वॉलंटियर्स के रूप में काम करें। और जब वो लोगों के बीच में जाएंगे इस संदेश को लेकर, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा होगा, और जो अति आत्मविश्वास की वजह से निकल जाते हैं कि अरे हमारा क्या बिगाड़ेगा, उस अति आत्मविश्वास से बचेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में इसकी जो प्रजाति आई है, उस प्रजाति में ये गुण देखा गया है कि उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर से इसके सिम्टम्स हैं खांसी, जुकाम, बुखार, लेकिन हिंदुस्तान में ये इस प्रकृति से आया है, भारत में, कि जिसकी वजह से इसके कई बार सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, और व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव होता है, उसके शरीर के अंदर वायरस मौजूद होता है, इन्फेक्शन होता है। बहरहाल बचने की कोशिश करें। इसका मायका कहाँ है और इसकी ससुराल कहाँ है, इस पर बड़ी बहस चल रही है। और हमारी दुनिया बहुत सारे ठगों से भरी हुई है। इन ठगों की खास बात यह है कि अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ये तरह तरह के उपक्रम लेके आते हैं, तरह तरह की तिकड़म लेके आते हैं, और उन तरह तरह की तिकड़मों के जरिए लोगों को कंफ्यूज करने की, विभ्रम करने की कोशिश करते हैं। एक महाशय है ठगों के ठगराज, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जब अमेरिका में ये फैलने लगा तो अमेरिका के पूंजीपति, जाहिर सी बात है कि वो क्यों चाहेंगे कि नुकसान हो। उन्होंने कहा अरे ऐसी कोई खास बात नहीं है, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, इस करने की जरूरत नहीं है, कुछ हजार लोग मर जाएंगे लेकिन उत्पादन ठप हो जाएगा तो देश ठप हो जाएगा। उन्होंने किसी की नहीं मानी, कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसकी पूरी व्याख्या, सबसे पहले वो क्या बोले कि ये चीन का वायरस है, चीनी वायरस है, चाइनीज वायरस, चीन की लेबोरेटरी में तैयार हुआ। बाद में खुद उनकी जो सीआईए और एफबीआई है, उस सीआईए और एफबीआई ने ये बोल दिया कि भैया ये लेबोरेटरी में तैयार नहीं हुआ, ये नेचुरल वायरस है, प्रकृति में पैदा हुआ है। जब और फ्रांस की भी लेबोरेटरी ने इस बात को बोल दिया। जब उनकी, और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन तो इसको पहले ही बोल चुका था कि ये कृत्रिम वायरस नहीं है, ये नेचुरल वायरस है। जब ये नहीं चला तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो बाहर से लोग आते हैं, अप्रवासी हैं, माइग्रेंट हैं, मैक्सिको से आते हैं, लैटिन अमेरिका से आते हैं, एशिया के देशों से जाते हैं, अफ्रीका से आते हैं, इनकी वजह से अमेरिका में वायरस फैल रहा। वो अकेले नहीं है, हमारे पड़ोस के देशों के हाल देख लीजिए। पाकिस्तान में एक समुदाय है, अहमदिया समुदाय है, वो ब्रॉडली इस्लाम को मानने वाले लोग, लेकिन कट्टरपंथी इस्लाम को मानने वाले लोग उन्हें इस्लाम का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए वो लोग अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, माइनॉरिटीज में आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जितने भी कट्टरपंथी थे उन सब ने क्या कहा कि अहमदियाओं की वजह से फैल रहा, इन माइनॉरिटीज की वजह से फैल रहा, इनको टारगेट किया जाना चाहिए।
हमारे पड़ोस में एक और देश है श्रीलंका। उनके जो कट्टरपंथी नेता है वो और भी जोरदार चीज लेकर आए, और वो ये लेकर आए कि ये जो तमिल है, जो वहां पर तमिलों का एक आंदोलन चल रहा है लंबे समय से कि उनको भी लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए, जिस इलाके में वो रहते हैं वहां पर एक अधिकतम संवैधानिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। एक बड़ी लड़ाई चल रही है जिसको लिट्टे के लोगों ने गलत तरीके से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की जनता की लोकतांत्रिक मांग है। तो वहां पर सिंगलियों के बीच में जो कट्टरपंथी ताकतें आई वो क्या बोली, वो ये बोली कि ये तमिलों की वजह से फैल रहा है। बर्मा में जहां से रोहिंग्याओं को निकाल दिया गया बड़े पैमाने पर वहां के नेता लोग बोले कि यहां पर जो थोड़ा बहुत फैला है उस फैलने के लिए रोहिंग्याई लोग जिम्मेदार है, और हमारे वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो तो महान हैं, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो ब्रह्मा है। उन्होंने सबसे पहले उसको टोपी पहना दी। उन्होंने कहा कि ये तबलीगी जमात की वजह से फैला है, ताकि उनकी वो जो वास्तविक जो असफलता है उसको रोक पाने में या उसको फैलने देने में मदद करने में नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के नाते, बीजेपी एक पार्टी के नाते और उनकी सरकार के नाते, इन तीनों की जो आपराधिक जिम्मेदारी है उस आपराधिक जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये जमात की वजह से फैल रहा है, मुसलमानों की वजह से फैल रहा है, और नीचे तक हिंदू और मुसलमान का भेद कराने की कोशिश की। असल में ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा। ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है, उस प्रकृति में जब हम मनमाने परिवर्तन करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के गांव में गया था, वहां पर लोगों ने कहा कि ये हाथी हमारे गांव में आने लगे हैं। हमने उनसे कहा कि इस सवाल को दूसरे तरीके से देखिए। हाथी अपने जिस इलाके में रहते हैं वहां पर अगर अडानी की कंपनी पहुंचेगी, अंबानी की कंपनी पहुंचेगी और उनकी पूरी जमीन को, जंगल को खोद के रख देगी, उनके घर को अस्त व्यस्त करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खोद रहे हैं, नदियों के बालू निकाल रहे हैं, पूरी नदियों को सुखा रहे हैं, पूरे देश में से जंगलों को समाप्त कर रहे हैं, पूरी दुनिया में से पूरी पहाड़ों को खोद के रख दिया। जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति का एक संतुलन बिगड़ता है, और उस संतुलन की बिगड़ने की वजह से बहुत सारी नई नई समस्याएं पैदा होती हैं, बहुत सारे नए वायरस पैदा होते हैं। तो दरअसल ये प्रकृति से खिलवाड़ करने की वजह से है। हम अगर ये सोचते हैं कि इसकी वजह से पशु पक्षी प्राणी जंगल पेड़ ये खतरे में पड़ने वाले हैं, तो हमारी ये गलतफहमी हमें दूर कर लेनी चाहिए। प्रकृति के साथ दुनिया भर की कॉरपोरेट कंपनियों ने, साम्राज्यवाद ने और पूंजीवाद ने, ये जो कमाई करने वाले लोग हैं जिनकी जिंदगी का मकसद केवल मुनाफा कमाना है, उन लोगों ने जिस कदर घोटाला किया है, जिस कदर अन्याय किया है, जिस तरह का परिवर्तन किया है, जिस तरीके का विध्वंस किया है, उसके नतीजे में आज मनुष्य खतरे में है। और केवल मनुष्य खतरे में नहीं है, दुनिया के तमाम सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पृथ्वी नाम का जो गोला है, वो पृथ्वी नाम का गोला भी खतरे में। कोई दूसरी पृथ्वी नहीं है जहां पर जाकर बसा जा सके। अब इनके मुनाफेबाजी ने इस पूरी की पूरी प्रकृति को भी खतरे में डाल दिया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और ये धरती, खासतौर से स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पेज से, चूंकि मैं आपके बीच में मुखातिब हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश हिस्से को जी लिया है, हम हो सकता है कि इस पृथ्वी पर जिस तरीके के हालात है उसको देख लें ठीक ठाक, लेकिन ये पृथ्वी दरअसल आपकी है और आपके बाद आने वाली पीढ़ियों की है, नौजवानों की है। इस पृथ्वी को बचाने के लिए अगर हम प्रकृति के साथ किए जाने वाले खिलवाड़ की असली नीयत को नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत जबरदस्त खतरा पैदा होने वाला। इसलिए एक विद्यार्थी के नाते हमें समझने की आवश्यकता है कि इसका मायका और इसकी ससुराल न वहां पर है जहां पर ढूंढने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, न वहां पर है जहां पर ढूंढने की कोशिश ब्रह्मा जी कर रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी। इसका मायका और ससुराल पूंजीवाद के मुनाफे में है और उसके द्वारा की जाने वाली पृथ्वी के विनाश में। दूसरा सवाल यह कि यह संकट छोटा मोटा संकट नहीं है, बड़ा संकट है। सरकारें कितनी गंभीर हैं। दिसंबर के महीने में पहला केस मिला। 30 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में आया जब विदेश से लौटकर एक स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट केरल में आई, अपने घर वापस आई। लेकिन उसके केरल पहुंचने के पहले ही 25 जनवरी से ही जैसे ही इस वायरस की खबर मिली थी, चूंकि केरल निपाह वायरस को देख चुका था, इसलिए केरल ने तुरंत इस वायरस को नियंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी, गांव-गांव तक, और काफी हद तक काबू कर लिया।
एक ऐसा मॉडल पेश कर दिया जो केवल हिंदुस्तान में मॉडल नहीं है, भारत में ही मॉडल नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया भर में जिसके गुण गाए जा रहे हैं कि नियंत्रण करने का तरीका केरल का तरीका होना चाहिए, केरल मॉडल होना चाहिए। यूरोप के विकसित देशों से भी ज्यादा बेहतर कर लिया। हमारी सरकारें क्या कर रही थी? ठीक उस समय जब लॉकडाउन करने की तैयारी की जानी चाहिए थी, जब वेंटिलेटर्स खरीदे जाने चाहिए थे, जब मास्क पैदा किए जाने चाहिए थे, जब टेलीविजन और रेडियो और अखबारों के जरिए लोगों के बीच में इस कोरोना वायरस की जानकारी दी जानी चाहिए थी, हम घोड़ों का मेला लगाकर बैठे थे भोपाल में और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए कुछ भगोड़ों को तैयार कर रहे थे। उनकी खरीद फरोख्त में लगे थे 30 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़। हम केवल उतना ही नहीं कर रहे थे। जब दुनिया के 40 देशों ने अपने यहां से बाहर जाने वाले हवाई जहाज और बाहर से अपने यहां पर आने वाले हवाई जहाजों की यात्रा बंद कर दी थी, ठीक उस दौर में हम नमस्ते ट्रंप की तैयारी कर रहे थे 24 और 25 फरवरी को, और एक बड़ा समारोह कर रहे थे जिसका नतीजा आज अहमदाबाद में देख लिया है। अहमदाबाद सील्ड पड़ा हुआ है और कल शाम तक वहां पर 7,171 कोरोना संक्रमित आ चुके थे। 7,171 एक शहर में, अहमदाबाद में, जहां ट्रंप आए थे। हमारे यहां कहावत है, जय जय पांव पड़े संतन के। वो कहावत अगर कही जाए तो जय जय पांव पड़े ट्रंपन के, तहते बनता ढार। अहमदाबाद सील्ड हो चुका है। आगरा और दिल्ली जिन 2 शहरों में गए थे वहां की हालत हम लोग देख चुके हैं। हम बजाय अपनी सीमाओं को सील करने के, बजाय अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के, बजाय अपने हेल्थ वॉलंटियर्स को मोर्चे पर लगाने के, हम बाकायदा बुला रहे थे, आमंत्रित करके वो नमस्ते वायरस कर रहे थे, नमस्ते कोरोना वायरस कर रहे थे। दुनिया में ऐसी सरकारें नहीं होंगी। अभी पिछले दिनों हमने फूल बरसाए उसके ऊपर, बहारो फूल बरसाओ मेरा कोरोना आया। ये गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है, और वो गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा केवल नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने तक ही सीमित नहीं रही थी, वो आज भी कायम है। आज भी जांचें नहीं हो रही हैं। मेरी हालत को आप लोग देख रहे होंगे, जुकाम भी है और सांस लेने में भी दिक्कत है, लेकिन मुझे कोरोना नहीं है, क्योंकि कोरोना हुआ होता तो अभी मैं यहाँ पे लाइव नहीं होता, मेरा फोटो शायद आपके बीच में होता, या मैं ठीक भी हो गया होता। लेकिन मैं 2 बार जांच कराने के लिए गया हूँ यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में, और उन सरकारी हॉस्पिटल में दोनों बार मुझसे ये कहा गया, जो परिचित डॉक्टर से, उन्होंने कान में कहा कि क्या करोगे, ये दवा ले लो, अगर जांच जाएगी तो 15 दिन से पहले लौट के नहीं आएगी, और लौट के आएगी भी कि नहीं आएगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। सरकार जो आंकड़े जारी करती है, मध्य प्रदेश की सरकार, उसका हेल्थ डिपार्टमेंट जो रोज शाम को 6 बजे आंकड़े जारी करता है, उन आंकड़ों का भी चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ये रोचक जानकारी मिलेगी कि जांच के लिए गई इतनी, लौट के आई इतनी, पेंडिंग कितनी, बीच में गायब हो गई। 8,000 जांचें गायब हो गई। सैंपल गए थे, जांच लौट कर नहीं आई, बीच में गायब हो गई। तो उसके बाद भी जो हो भी रही है वो कितनी हो रही है। और तीसरा काम जो मैंने शुरू के 5 मिनट आपके लिए, ये काम सबको करना चाहिए। कोरोना के बारे में वैज्ञानिक जानकारी लेके लोगों के बीच में जाना चाहिए। हमारी सरकार क्या कर रही है, वो इस मौके को भी, सरकार में बैठी हुई पार्टी इतनी गैर जिम्मेदार है कि वो इस मौके का इस्तेमाल भी, इस अवसर का इस्तेमाल भी लोगों के बीच में हिंदू और मुसलमान के नाम पर एक तरीके का भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, और बीमारों के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। कोरोना वायरस आ गया तो ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक प्राणी आ गया हो। बीमारी से गुस्सा होना चाहिए, बीमार के प्रति गुस्सा नहीं होना चाहिए। यह संदेश केवल BSNL की कॉलर ट्यून बनाने से नहीं चलेगा। इस संदेश को बाकायदा लोगों को प्रशिक्षित करके ले जाना होगा, जो हम लोगों ने नहीं किए। और हम क्या कर रहे थे, अभी मैं देख रहा था कि अभी टेलीविजन पर एक खबर चल रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम वेंटिलेटर्स हिंदुस्तान को, भारत को देने के लिए तैयार हैं। अरे लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही थी, 22 मार्च को पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था, लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, और 24 मार्च तक इस देश से मास्क और वेंटिलेटर्स जो हमारे इलाज के काम आने वाले थे वो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, दुनिया के दूसरे देशों को भेजे जा रहे थे, क्योंकि उन कंपनियों को दूसरे देशों को भेजने में मुनाफा था। और एक्सपोर्ट का काम अपने बगीचे में लगी हुई सब्जी को तोड़कर मंडी में बेचने जैसा काम नहीं है। उसके लिए केंद्र सरकार का परमिट लगता है, केंद्र सरकार की अनुमति लगती है। सरकार एक्सपोर्ट करा रही थी।
अब कह रही है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध जो है वो मजबूत होंगे। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद ताली बजवाई, थाली बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, फूल ढरकाए, लेकिन जो गंभीर काम था उसको नहीं किया। और अब वो टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और केवल टोपी नहीं पहना रहे हैं, अब उसकी जाति भी देखी जाने लगी है। और वो जाति देखी जा रही है गरीबों के अंदर, वो जाति देखी जा रही है उन वंचितों के अंदर जो झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहते थे और आज पलायन करके अपने अपने इलाकों में बाहर जाने के लिए मजबूर है। और केवल इतना ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इस बीच में जिन दवाओं की आवश्यकता इस देश के कोरोना के मरीजों को पड़ सकती है आने वाले दिनों में, अगर ये काबू में नहीं आता है, तो उन सारी दवाइयों को हम ट्रंप के एक टेलीफोन पर उसने घुड़की दी और उन सारी दवाइयों को हमने निर्यात करना शुरू कर दिया। ये जो कुल मिलाकर है, ये स्थिति सरकारों की है, ये स्थिति उन लोगों की है जिनका जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि इस महामारी से वो इस देश को बचाते। उन्होंने उस काम को नहीं किया। इसलिए मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा आपसे कि मास्क पहनिए, बाहर से आने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सैनिटाइजर चूंकि इस देश की जनता के लिए बहुत आम बात नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि साबुन से हाथ धोइए। उसके लिए किसी भी विशेष साबुन की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइफबॉय से लेके जो भी साबुन आपके घर में इस्तेमाल होता है उससे हाथ धोइए। और घर में जहाँ जहाँ आपका हाथ लगता है ऐसी सारी जगहों को नियमित अंतराल के बाद, हर 4-6 घंटे के बाद सैनिटाइज करते रहिए, साफ करते रहिए, स्वच्छता रखिए। ये जानकारी लीजिए भी और इस जानकारी को दीजिए भी। ये जानकारी लीजिए भी और इस जानकारी को दीजिए भी कि ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये दलित सवर्ण का सवाल नहीं है, ये समूची मानवता पर एक वायरस का हमला है। उसके लिए हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा और उसको छोड़कर और कोई रास्ता नहीं है। तीसरा निवेदन जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो निवेदन ये है कि इससे हमारे वर्तमान और ताजे भविष्य के लिए जो खतरा पैदा हो गया है उसको समझने की आवश्यकता है। कुछ नुकसान होते हैं जो इररिपेयरेबल होते हैं, जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। एक पूरे का पूरा एजुकेशनल सेशन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। बच्चे घरों में कैद हैं। बच्चों का स्कूल जाना, बच्चों का बाहर खेलने के लिए जाना, बच्चों का घर से बाहर निकलना, उनकी बढ़वार का जिस उम्र में वो है उस उम्र में उनकी बढ़वार के लिए, उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन वो बंद है क्योंकि बीमारी महामारी का रूप ले रही है। शिक्षण सत्र 1 साल पीछे खिसकने का मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन में गए विद्यार्थी हैं उनकी ब्याजों का क्या होगा। ये जो पैकेज घोषित हुआ है 20 लाख करोड़ का, इस 20 लाख करोड़ के उस पैकेज में इन विद्यार्थियों द्वारा लिए गए एजुकेशन लोन की ब्याज के बारे में कुछ है या केवल कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए है? इन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल हुआ है कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर आघात हुआ है, उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर बंद हो गए, अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरीके से ठप हो गई है। हमारी सरकार ये कह रही है कि उद्योग को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार इतने लाख करोड़ का पैकेज लेकर आएगी और उनको नगद दिया जाएगा, उनको ये छूट दी जाएगी। लेकिन उसका दूसरा असर हुआ है कि 14 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है, उनके काम समाप्त हो गए। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। यूरोप के तमाम सारे देशों की कुल मिलाकर जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोग पिछले 47 दिन में इस देश में बेरोजगारों की जमात में शामिल हुए। उनके बारे में आपके पास क्या है? उनके बारे में आपके पास क्या है? जो मजदूर वापस लौट रहे हैं, उन वापस लौटते हुए मजदूरों के लिए आपके पास क्या है? कितनी बुरी हालत में वापस आ रहे हैं, कितनी हृदय विदारक खबरें आ रही हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे मित्र लोग, हमारे तमाम सारे संगठन के सहयोगी या भोपाल में जो विदिशा का एक बाईपास है वहां पर बैठते हैं और वो ये बताते हैं कि सुबह 4 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक का ये जो टाइम होता है मेला लगा रहता है। हजारों मील पैदल चले जा रहे हैं। विदेश में जो बसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए हमारी सरकार ने हवाई जहाज चलाने की घोषणा की है। वो जब आएंगे दिल्ली में तो उसके बाद उन्हें अपने अपने शहरों में भी पहुंचना है, तो उसके लिए राजधानी एक्सप्रेस और एसी एक्सप्रेस चलाने की कोशिश की है। उसमें किसी भी तरीके का कंसेशन नहीं मिलेगा, न कैंसर पेशेंट को मिलेगा, न सीनियर सिटीजन को मिलेगा। अब सरकार ने कहा है कि वो शताब्दी एक्सप्रेस भी चलाएगी, लेकिन उन आम गरीबों को जो पैदल चलते आ रहे हैं, बंबई से जा रहे हैं भागलपुर,
चेन्नई से आए हैं और जा रहे हैं सीधे के सीधे उत्तर प्रदेश के देवरिया में, जो पूरे देश भर में की सड़कें, पूरे देश भर के हाईवेज दुर्घटनाओं का केंद्र बने हुए। मध्य प्रदेश के 16 लोगों की मौत हो गई। उमरिया और शहडोल के गांव के आदिवासी थे, गोंड आदिवासी, रेल की पटरी पर रेल से कटकर। और वो अकेले नहीं मरे, बल्कि कल की घटनाएं भी थी कि कल भी रेल की वो जो सड़क की दुर्घटनाओं में लगभग 16 लोगों की मौत कल भी हुई है। लगातार मौत हो रही है, सैकड़ों की संख्या में मौत हो गई। या ये हमारी चिंताओं में है? इनका वापसी अगर हमारी चिंताओं में नहीं है, तो इनके लौट के जाने के बाद इनके गांव में क्या होने वाला है, कभी इसको समझने की कोशिश की है? इसके लिए बहुत बड़ा अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी सामान्य सी बात है। ये जितने भी मजदूर इस देश में काम करते हैं, उनमें से 80-85% मजदूर ऐसे हैं जिनका एक पांव गांव में रहता है। वो कारखाने में काम करने के बाद, ठेकेदार के यहाँ काम करने के बाद जितना पैसा कमाते हैं, उसमें एक छोटी सी खोली में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। हमारे मित्र लोग गए हैं, हमारे साथी लोग गए हैं, और उसके बाद मुश्किल से 30-40% पैसा खर्च करते हैं अपने खाने पर, अपने आप को जिंदा रखने पर। बाकी पैसा मनी ऑर्डर के जरिए या बैंक ट्रांसफर के जरिए अपने गांव भेजते हैं, जहां पर उनके बूढ़े माँ बाप हैं, ज़्यादातर मामलों में उनकी पत्नी और बच्चे हैं। हमारे गांव के लिए बाहर काम करने वाले मजदूरों की आमदनी उनकी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा है। क्योंकि आज भी जिस प्रदेश में बैठकर मैं बोल रहा हूं, वैसी हालत बाकी जगह भी है। इस प्रदेश में आज भी 50% से ज़्यादा ग्रामीण आबादी ऐसी है जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, खेत मजदूर है, या बहुत ही 5 कट्टा, 10 कट्टा, 20 कट्टा के आसपास जमीन है, जिससे उनका जिंदगी नहीं चल पाती। उसका जरिया यही है कि एक बेटा चला जाता है बाहर काम करने के लिए, एक बेटा चला जाता है बंबई काम करने के लिए, एक सूरत चला जाता है, 6-8 महीने में कमा के लाता है, जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं। ये रुकने वाली है आमदनी। क्या होगा गाँव का? और ये जब गाँव में लौट के जाएंगे तो गाँव में काम पहले से ही नहीं है, उसके बाद जब ये लौट कर जाएंगे तो इनके लिए कौन सा काम पैदा होने वाला है? क्या योजना लेकर आई है सरकार? सरकार ने कहा कि 40-50% मनरेगा में काम बढ़ाया जाएगा, उसमें इन प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार दिया जाएगा। लेकिन मनरेगा में काम करने के बाद पैसा दिया जाता है, उस पैसे के लिए बजट दिल्ली की सरकार बनाती है, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार ने पिछले 6 साल में मोदी जी के आने के बाद मनरेगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के पैसे को घटाया है, बजट को घटाया है। प्याज नहीं खाने वाली वित्त मंत्राणी परसों जब घोषणा कर रही थी कि वो पैसा, वो काम बढ़ाया जाएगा, तब उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से वो पैसा के भुगतान कहाँ से किया जाएगा। क्या केंद्र सरकार कुछ पैसा उसमें देने वाली है? इस बारे में वो शांत है। तो ये जो गांव में लौटने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से पूरी की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बढ़ेगा। और ये अच्छी से अच्छी हालत में भी 6 महीने से पहले, 1 साल से पहले दोबारा से वापस लौटने वाले नहीं है। तो ये कोई तात्कालिक संकट नहीं है कि 15 दिन के लिए लौट कर आए थे, 15 दिन बाद लौट के चले गए। ये एक बड़ा संकट है जिसके बारे में विचार करने के लिए सरकार तैयार है। ये सरकार अभी, और ये अभी का संकट है। एक आंकड़ा आया था परसों के सर्वे में, जिसने ये कहा था कि इस देश में 34% परिवार ऐसे हैं जो गंभीरतम संकट में है, जिन्होंने सुबह भी 1 कटोरी चावल खाया था, शाम को खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। और उसी सर्वे ने ये कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर इस देश के 64% परिवार ऐसे होने वाले हैं जो गंभीर संकट के दौर में पहुंच जाएंगे। 66%। ये बड़ी संख्या होती है। तो ये जो कोरोना का संकट है, वो केवल बीमारी का या सांस लेने का संकट नहीं है, इसने एक बड़ा आर्थिक संकट भी पैदा कर दिया है। उस देश में समाधान निकालने की क्या कोशिश की जा रही है? समाधान निकालने की पहली कोशिश तो ये की गई कि इस बार जो रबी की फसल आई, उस फसल को सरकार ने मंडियों से खरीदा ही नहीं, आड़तियों को लाइसेंस दे दिए। एक ही लाइसेंस में वो पूरे मध्य प्रदेश में खरीद सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग कंपनी को भी लाइसेंस उन्होंने दे दिए। उन्होंने पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश भर में खरीदारी की। और लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, स्वामीनाथन आयोग तो छोड़िए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सरकार ने घोषणा की थी, उससे भी 30 से 40% कम रेट पर सरसों और गेहूं बेचना पड़ा। और केवल अनाज पैदा करने वाले किसान ने। इस कोरोना के दौर में सब्जी की कीमतें आधी और आधी से भी कम रह गई हैं। 5 रुपए किलो भिंडी, 10 रुपए किलो प्याज बिक रही है, क्योंकि ये सब्जियां जो पैदा होकर पूरे देश भर में
ट्रांसपोर्ट के जरिए जाया करती थी, अब आवागमन बंद पड़ा हुआ है, सब्जियां सड़ रही हैं, लोग बेच बाच कर जा रहे हैं। तो उनको भी जो नुकसान हुआ है वो भी एक नुकसान हुआ है। दूध पैदा करने वाले पशुपालन से इस देश के एक के किसानों की, ग्रामीण आबादी की 1/3 आमदनी होती है। 35% के आसपास आमदनी उनकी इससे होती है। वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी पालन करने वाले लोग हैं वो भी ठप पड़े हुए हैं। तो वो पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। उसको जिंदा करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ऊपर से आपने श्रम कानूनों को ऐसा कर दिया है कि अब 8 घंटे काम करके जो कमाता था उसको 12 घंटे काम करके कमाना है। मालिकों का मुनाफा होना है, मजदूर का शोषण होना है। तो जो थोड़ी बहुत राहत वो बेच पाता था, उस थोड़ी बहुत राहत को भी बेच पाने की वो हालत में नहीं है। और स्कूलों का क्या होने वाला है, कॉलेजेस का क्या होने वाला है, जरा खुलने तो दीजिए। अभी भी मालूम पड़ा है कि टेलीविजन पर ब्रह्मा जी के दिए गए तमाम सारे भाषणों के बावजूद स्कूल मास्टरों को, प्राइवेट स्कूल के जो मैनेजर्स हैं, जो मालिक हैं, वो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। बच्चों से फीस वसूली जा रही है उनकी पूरी सेशन की। कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, इसके बारे में कोई विश्वास नहीं है। तो इसलिए ये जो महामारी है, इस महामारी में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसा कि परसों के भाषण में कहा गया था, परसों नरसों के भाषण में कहा गया था कि महामारी भी हमारे लिए एक अवसर बन के आई है। बिल्कुल सही बात बोली है। मेरे ख्याल से बहुत कम सही बोलते हैं ब्रह्मा जी, मोदी जी, लेकिन पहली बार उन्होंने ये सही बात बोली है कि ये अवसर बन के आई है। किसके लिए अवसर बन के आई है? उन कॉरपोरेट कंपनियों के लिए अवसर बन के आई है जो इस देश में से सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर देना चाहते हैं, जो मजदूरों के हकों को छीन लेना चाहते हैं। और तमाम सारे राज्यों में उन मजदूरों के हकों को छीनने का फैसला ले लिया गया। 150 साल पुराने 8 घंटे काम के, न्यूनतम वेतन के, काम के दौरान लगने वाली चोट से सुरक्षा के, नौकरी के अधिकार के, परमानेंसी के राइट के, इन सारे कानूनों को छीन लिया गया। और उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि इसको हम अवसर की तरीके से इस्तेमाल करेंगे और लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, इनमें बोल्ड रिफॉर्म्स किए जाएंगे। बोल्ड का मतलब ये है कि अब तक जो कुछ बना था, उन्होंने कहा कि अब ये जो शताब्दी है वो शताब्दी पुरानी शताब्दी की तरीके से नहीं चलेगी, इससे तो नए तरीके से चला जाएगा। और विकास की हमारी जो परिभाषा है, वो विकास की परिभाषा लोगों के शरीर पर जाने वाली कैलोरी नहीं है, लोगों के शरीर को ढांकने वाली वस्त्र नहीं है, लोगों को मिलने वाली तनख्वाह या वेतन या मजदूरी नहीं है। हमारे विकास की परिभाषा जो आज के दौर में है वो ये कि कितने डॉलर बिलियनर्स हमने तैयार किए, कितने डॉलर अरबपति हम लोगों ने तैयार किए। ये जो स्थिति है, उस स्थिति को वो अवसर मानते हैं और उस अवसर के लिए वो आ रहे हैं। और इस अवसर में वो किसी भी चीज को छोड़ने वाले नहीं है। इस बोल्ड रिफॉर्म में इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्ध हो या महामारी हो, वो शासकों के लिए हमेशा फायदे का सौदा होती है, कॉरपोरेट कंपनियों के लिए हमेशा फायदे का सौदा होती है। और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस देश के जो बड़े उद्योगपति एक जमाने में हुआ करते थे, जो जिनके नाम से नारे लगाते लगाते हम लोग बड़े हुए हैं, टाटा और बिरला, वो पहले विश्व युद्ध और उसके पहले चीन के खिलाफ ब्रिटेन ने जो अफीम युद्ध चलाया था, उसमें अफीम के को चीन में ले जाकर बेचने के उस काले धंधे और पहले विश्व युद्ध के काले कामों के जरिए उन्होंने अपनी पूंजी इकट्ठा की थी। वो लोटा लेके नहीं आए थे, बल्कि वो इस तरीके के तमाम सारे काली कमाई को लेकर आए थे, गलत धंधों से कमाए हुए पैसों को लेकर आए थे। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बड़े पूंजीपति के रूप में इस्तेमाल किया था। हमारे साथी कह रहे हैं कि गांव में केवल 52% पहुंच पाया है या 22% पहुंच पाया है, ये जो घोषणाएं की जा रही हैं। इसलिए ये जो अजीत प्रेम जी की किसी रिपोर्ट का साथी ने हवाला दिया है, जितेंद्र भाई ने, ऐसी तमाम सारी जानकारियां हैं जो नहीं पहुंच पा रही। तो ये उस अवसर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन सारे कानूनों को खत्म कर देना चाहते हैं जिन कानूनों को हमने हासिल किया था। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं हमारे देश में जिनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य। उन्होंने राजाओं को किस तरीके से राज करना चाहिए उसकी बड़ी अच्छी ट्यूशन दी थी। उन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वो दरअसल अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र के बहाने वो राज किस तरीके से किया जाना चाहिए उसका एक फॉर्मूला है। और उसमें उन्होंने बताया कि राजा को महामारी का आतंक फैला देना चाहिए, अफवाह फैला देनी चाहिए कि महामारी फैलने वाली है, उससे निपटने के लिए राज घराने को ये करना होगा, यज्ञ करने होंगे वगैरह वगैरह वगैरह।
और उसके नाम पे खूब सारा टैक्स वसूल के उसका 70-80% अपने खजाने में जमा कर लेना चाहिए और बाकी 10-15% में यज्ञ करा के पुरोहितों को दे देना चाहिए। वो गुणगान करते रहेंगे और ऐसे अपना राज चलाना चाहिए। उसे समय समय पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध की तैयारी करनी है के नाम पर भी टैक्स वसूलना चाहिए। तो ये जो आजमाए हुए फॉर्मूले हैं, वो चाहे युद्ध के वक्त हो चाहे महामारी के वक्त हो, शासक उसमें हमेशा फायदे में रहते हैं। हमारे यहाँ के शासक थोड़े से उनसे भी आगे वाले हैं, वो ज़्यादा बड़े वाले धूर्त हैं और इसीलिए वो इसका इस्तेमाल अपने उस पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं, जिस राजनीतिक एजेंडे के आधार पर वो इस देश के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा करने चाहते हैं जो 1947 के समय भी नहीं थी। वो एक सांप्रदायिक विभाजन करना चाहते हैं ताकि हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता के बीच में एक बंटवारा पैदा हो और उस बंटवारे के नाम पर एक दूसरे पर लोग शक की निगाहों से देखते रहें। दुश्मन देश इसके लिए अरबों रुपया खर्च करते हैं किसी देश में फूट डालने के लिए। हमारे जो दुश्मन देश हैं, पड़ोसी देश, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उन्होंने खर्च किए होंगे इस देश की जनता में फूट डालने के लिए, लेकिन 70 साल में वो कामयाब नहीं हो पाए। वही काम हमारे देश की सरकार को चलाने वाली राजनीतिक पार्टी कर रही है। कोरोना आए तो कोरोना के नाम पे करती है, नागरिकता कानून आए तो नागरिकता कानून के नाम पर करती है। कोई भी अवसर वो नहीं छोड़ना चाहती जिसमें वो लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित न करे। हमें इसको समझना पड़ेगा, लेकिन निशाना वहीं तक नहीं है। आप लोग चूंकि स्टूडेंट्स हैं इसलिए व्हाट्सएप से जुड़े होंगे और व्हाट्सएप से जुड़े होंगे तो आईटी सेल की भी खबरें आपके पास आती होंगी। अब एक नया कैंपेन शुरू हुआ है 15-20 दिन में, और वो कैंपेन ये है कि ये मास्क लगाने की बात कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो पुराने जमाने से पर्दा डालने की प्रथा थी, हम तो पहले ही कोरोना से बचे रहते थे। अब वो पर्दा प्रथा को दोबारा से महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बड़ी मुश्किल के संघर्ष के बाद सावित्री फुले से लेके न जाने कितनी अनगिनत योद्धाओं ने संघर्ष किए थे, तब अपने आप को एक नागरिक अधिकार के आसपास लाने की कोशिश कर पाई थी देश की महिलाएं, उसको छीन लेना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब ये थूकने पे रोक लग रही है और छुआछूत की ये बात हो रही है कि छुओ मत। हमारे यहाँ तो पहले से ही छुआछूत की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ अगर पंडित जी महाराज किसी को छू लेते थे तो लौट के घर में जाके नहाया करते थे, आप तो केवल हाथ धोने की बात कर रहे हो। तो वो उन विकृत परंपराओं को इसके नाते महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि वो उसी पुराने उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लड़े थे। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि जो भारत का जो संविधान है वो पिछले 1857 से लेकर 1947 के बीच में 90 साल में, और खासतौर से 1919 में जलियांवाला बाग के बाद से जितना तेजी के साथ आंदोलन शुरू हुआ, उसमें भगत सिंह भी थे, उसमें महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, एक धारा डॉक्टर अंबेडकर की भी थी। ऐसी तमाम सारी धाराएं थीं जिन धाराओं के बाद उन्होंने इस बात का पता लगाया था कि हम गुलाम क्यों बने, और उसका पता लगाने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिनकी वजह से हम दोबारा गुलाम न बने। और उसी में से एक उपाय ये था कि नागरिकों के कर्तव्य में धारा 51(1)H में इस बात को लिखा गया था कि इस देश के नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना को विकसित करे और जिस समाज में वो रहता है उस समाज के अंदर भी वैज्ञानिक चेतना को विकसित करे, अंधविश्वास में न पड़े, कूप मंडूकता में न पड़े। ये जाति क्या है? वो कूप मंडूकता है, अंधविश्वास है। ये सांप्रदायिकता क्या है? उसी कूप मंडूकता और अंधविश्वास का राजनीतिक फायदा उठाना है। तो वो इन चक्कर में न पड़े, ये बात बार बार कही गई थी। और इतिहास के उस सबक को हमें सबक लेना होगा कि आज ये जो कोरोना की आड़ में हो रहा है या पिछले 6 साल से लगातार सरकार में आने के बाद हो रहा है, जेएनयू पर हमला हो रहा है, हैदराबाद विश्वविद्यालय पर हमला हो रहा है, विद्यार्थियों को जो कमजोर वर्गों से आते हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप पे हो रहा है, हमारे पाठ्यक्रम पे हो रहा है, हमारे छात्रों के नागरिक अधिकारों पर हो रहा है, उनकी हॉस्टल्स की मैसेज पर हो रहा है, उनके प्रोफेसर्स पे हो रहा है, बुद्धिजीवियों पे हो रहा है। इस हमले की एक पूर्व नियोजित स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट पर जो नौटंकी तैयार की जाने वाली है इस देश में, उस नौटंकी का एकमात्र मकसद है कि हमें दोबारा से मध्ययुग में ले जाया जाए, दोबारा से इस देश पर इस संविधान को हटाकर मनुस्मृति नाम के उस कुख्यात ग्रंथ को ला दिया जाए, जिसकी वजह से आज समय नहीं है, बाद में कभी अपन लोग बात करेंगे, जिसकी वजह से इस देश का वैज्ञानिक विकास 1500 साल के लिए पीछे चला गया था। तो ये इस देश को पीछे चलाने के लिए इस अवसर के रूप में
इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, जब वो बात करते हैं ना लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, तब आप समझिए कि वो लॉ में भी बोल्ड रिफॉर्म करना चाहते हैं। ये समानता ममनता, उन्होंने ज्ञापन दिया था संविधान सभा को, जिनके ये इशारे पर नियंत्रण पे चलते, आरएसएस के इशारे नियंत्रण पे उन्होंने ज्ञापन दिया था, और उस ज्ञापन में देकर ये मांग की थी कि इस संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पाश्चात्य धारणा है, मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए देश। उन्होंने ज्ञापन दिया था और ये कहा था कि ये सब लोगों को समान मानने की जो समझदारी है वो हमारे भारत की समझदारी नहीं है, ये तो गलत समझदारी है। हमारे यहाँ तो पूरा समाज अलग अलग तरीके से चलता रहा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हुई तो लोग कैसे बराबर हो जाएंगे। वो उसी गैर बराबरी को संस्थागत रूप देने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों के नाते हमारी चिंता केवल शिक्षा ही नहीं है, वो तो है ही, केवल रोजगार ही नहीं है, वो तो है ही, केवल समाज की एकता ही नहीं है, वो तो है ही, केवल अपना एजुकेशनल कैरियर और साइंटिफिक टेम्पर को, कोरोना के बारे में वैज्ञानिक जानकारी को और चेतना को लोगों के बीच में ले जाना ही नहीं है, वो तो करना ही है हमें। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस पूरे के पूरे भारतीय सामाजिक इतिहास को पीछे की ओर धकेलने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ भी लोगों को थोड़ी सी जानकारी ले जाने की कोशिश करना चाहिए और उसकी वजह समझनी चाहिए। मैं अपनी आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, उसकी वजह है पूंजीवाद। उसका ध्येय केवल एक होता है, मुनाफा कमाना। जैसा चल रहा है ना, अवसर, अवसर की बात चल रही है। ये अवसर मौतों में और महामारी में अवसर किसके लिए बनता है? जिसने कफन बेचने की दुकान खोली है, केवल उसके लिए मुनाफा दिखता है कि ज्यादा लोग मरे, बाकी किसी के लिए मुनाफा नहीं मिलता। इसलिए ये जो अवसर की बात हो रही है, उसके वास्तविक चीज को समझने की आवश्यकता है, और वो अवसर ये है कि वो पूंजीवाद के विकास में जितने भी अवरोध है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ के मामले में जितने भी उनको अवरोध लगते हैं, जो थोड़े बहुत अधिकार हैं, जो थोड़े बहुत संरक्षण है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, उन सारे संरक्षणों को समाप्त कर दिया जाए और पूरी तरीके से एक निर्मम लूट का राज इस्तेमाल कर दिया जाए। इसके लिए उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के जूतियां उठाने में किसी भी किस्म की शर्म या हिचक नहीं है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया की मीडिया के सामने ये धमकी देता है कि अगर तुम मुझे ये दवाइयों की खेप अगर हिंदुस्तान नहीं भेजेगा, भारत नहीं भेजेगा, तो हम उसके खिलाफ रिटेलिएशन करेंगे, उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई करेंगे। हमारा विदेश मंत्रालय भी उस पर कोई टिप्पणी करने का साहस नहीं जुटा था, क्योंकि तानाशाहों की एक खास बात होती है, वो अपने ताकतवर से डरते हैं और अपने से कमजोर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। हमें डरना नहीं है। हमें इसलिए नहीं डरना है कि हम लोग उन तमाम सारे लोगों के वारिस हैं जिन्होंने इस देश को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनवादी नौजवान सभा, ये उन क्रांतिकारियों के वारिस है जो 23 साल जैसी उम्र में भगत सिंह के रूप में या चिटगांव आर्मरी केस की कल्पना दत्त के रूप में ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता थे जिन्होंने उस जमाने में इस देश को न केवल अंग्रेजों से मुक्त कराने की बात कही थी, बल्कि जिन्होंने इस देश को इस देश के शोषकों से भी मुक्त कराने की बात की थी, जमींदारी राजाओं के राज को हटाने की भी बात की थी, पूंजीवाद को हटाने की भी बात की थी। और इसीलिए आज जब तानाशाही लाने की तैयारी हो रही है, लैंड, लेबर, लिक्विडेशन और लॉ के, लिक्विडिटी और लॉ के नाम पर, इस वक्त हमें और भी ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। और खासतौर से एसएफआई को, एसएफआई के झंडे पर लिखा हुआ इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, स्वाधीनता, जनतंत्र, समाजवाद। हमें स्वाधीनता की रक्षा करनी है जो पुरखों से हमको मिली है। हमें स्वाधीनता की रक्षा उन लोगों से करनी है जो लोग आज साम्राज्यवाद के नाम पर, अमेरिकी साम्राज्यवाद के नाम पर, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर, उनकी कॉरपोरेट्स के नाम पर इस देश की आज़ादी को दोबारा से छीनने की तैयारी कर रहे हैं। हमें उस डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है जिस डेमोक्रेसी को बीच बीच में कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब कभी मजदूर के लिए, कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, कभी दलितों के लिए, कभी आदिवासियों के लिए, कभी छोटे दुकानदारों के लिए उस डेमोक्रेसी को कर्टेल करने की बात की जा रही है। और मोदी जी लॉ में बोल्ड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हमें उस सोशलिज्म की बात करनी है जो सोशलिज्म आज इस पूरी दुनिया का नारा है। अमेरिका में भी वर्नी सैंडर्स बोलते हैं कि अब ये पूंजीवाद बचा नहीं सकता, तो राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी थे। इंग्लैंड में भी जेरेमी कॉर्बिन जो
लेबर पार्टी के नेता थे, वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए बाद में, वो एक अलग बात है। वो भी कहते हैं कि इस दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल समाजवाद बचा सकता है, पूंजीवाद नहीं बचा सकता। दुनिया के सारे दार्शनिक लौट फिर के वहीं पर आ गए हैं कि अब इस पूंजीवाद ने पहले लोगों को लूटा, पहले लोगों की रोटियां छीनी, पहले लोगों के वस्त्र छीने, पहले लोगों के मकान छीने, उनको बेघर किया, उनको शरणार्थी बनाया, उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया, उनको भूखे मरने के लिए विवश किया। और अब वही पूंजीवाद इस अपने मुनाफे के लिए इस पूरी दुनिया का और पृथ्वी का दोहन करके अब इस ग्रह को, पृथ्वी नाम के ग्रह को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इससे वापस लौटने का रास्ता, इससे रोकने का रास्ता केवल पूंजीवाद को थामने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक समाजवादी व्यवस्था को लाने का है, जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने झंडे पर लेकर चलती है, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। मैं आखिरी में एक कहानी सुना के अपनी बात को ख़त्म करूंगा, और वो कहानी ये है जो मैंने कई बार सुनाई है, आप लोगों ने सुनी भी होगी शायद, आप में से कुछ लोगों ने। वो कहानी ये है कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए थे, मार्क्सवादी इतिहासकार, जिनका नाम था एरिक हॉब्सबॉम। वो एक पार्टी में गए हुए थे, वहां पर एक सज्जन आए थे जिनका नाम था जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। ये अमेरिका के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और ये जो नवोदारवाद की, न्यू लिबरल की जितनी भी इकोनॉमिक्स आई है, उस इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े शंकराचार्य माने जाते हैं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति के 2 बार आर्थिक सलाहकार भी रहे, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो वो अचानक उनके पास, एरिक हॉब्सबॉम के पास पहुंचे और उनसे बोले कि यार, ये तुम्हारा जो बुड्ढा था वो कितना समझदार आदमी था। वो 150 साल पहले ये लिख के चला गया था कि हम किस किस तरीके के पाप करेंगे और उसकी वजह से दुनिया में किस किस तरीके का खतरा पैदा होगा। एरिक हॉब्सबॉम ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो? बोले, मार्क्स की बात कर रहा हूं। मैं उसकी पूंजी पढ़ रहा हूं जो उसने 150 साल पहले लिखी थी, 1867 में। उस पूंजी को नहीं, यस, वो जो एनीवे 1883 में वो चले गए थे, 1867 में, 1867 में लिखी थी। उन्होंने कहा कि उसने किस तरीके से लिखा है कि पूंजीवाद किस तरीके से क्या क्या करेगा और उसकी वजह से दुनिया में क्या होगा। जब मैं उसको पढ़ता हूं हर पेज को, ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ के शब्द हैं, तो मुझे लगता है जैसे आज की बात कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो चले गए। थोड़ी देर बाद वो लौट के आए और एरिक हॉब्सबॉम से आकर बोले कि सुनो, अगर बीमारी वही है जो वो मार्क्स बता के गया है, तो इलाज भी, दवा भी वही चलेगी जो मार्क्स बता के गया। आज दुनिया के तमाम सारे पूंजीवाद में विश्वास रखने वाले ईमानदार विचारक, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, समाजशास्त्री, अगर उन्होंने अपने जमीर को नहीं बेचा है, तो वो बहुत ईमानदारी के साथ इस बात की बात करते हैं कि अगर दुनिया बचेगी तो ये जो व्यक्तिगत पूंजी के नाम पर मुनाफे को एकमात्र लक्ष्य बनाकर पूरी मानवता और पृथ्वी का शोषण किया जा रहा है, इस व्यवस्था को हटाकर ही बचेगी। एक ऐसी व्यवस्था को लाकर बचेगी जिसमें प्रकृति का हम दोबारा श्रृंगार कर सकें, पृथ्वी को पुनर्जीवन दे सकें, क्योंकि ये प्रकृति और पृथ्वी हमें मिली है, हमने बनाई नहीं है। लेकिन हमारे कुछ मुनाफाखोर लोग अपने पैसा खर्च करते हैं, टेलीविजन की कंपनियां खरीदते हैं, अखबार खरीदते हैं, उसमें किसी चिरकुट को नेता बनाते हैं, उसको महामानव के रूप में पेश करते हैं और उसके बाद उसको जिताकर सरकार में पहुंचा देते हैं। वो दरअसल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होते, वो उनकी नोट छापने की मशीन पर खड़े हुए प्रिंटर होते हैं। उस प्रिंटर की नौकरी पर रखते हैं, वो उनकी गरिमा गाते रहते हैं और वो इनके लिए नोट छापते रहते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया को इस साजिश को बेनकाब करना चाहिए और हमें अपने विद्यार्थियों के बीच में और जिन लोगों के बीच में अब रहते हैं उन लोगों के बीच में जाकर इस सच को लेकर जाना चाहिए कि कोरोना से लड़ना है, लेकिन उसके साथ साथ पृथ्वी को भी बचाना है, मानवता को भी बचाना है। समाजवाद लाकर ही इस काम को किया जा सकता है। इस बात को लेकर जाए। मुझे विश्वास है कि आज की ये जो चर्चा काफ़ी काम हो ये आई होगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। SFI जिंदाबाद।